कि कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म का निष्फल होगा, कि कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म का निष्फल होगा, हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। जय हिंद, जय भारत, मां भारती के सूरवीरों, आप सभी का गुरुकुल आर्मी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं डीके सर दिल खोलकर स्वागत करता हूं। आज की क्लास आप सभी के लिए अति महत्वपूर्ण होगी। इंडियन आर्मी जिसमें जीडी ट्रेडमैन क्लर्क की जो ओरिजिनल पेपर आएगा उस प्रकार अपन पेपर सोल्व करेंगे, और साथ में एक पेपर के साथ अपन 4 पेपर एक साथ सोल्व करेंगे। ठीक है, तो स्पीड से जानेंगे। एक बार सभी बच्चे शेयर कर दीजिए। देखिए, रोहित, अंकित, सुधांशु, मोहित, चलाराम, किशोर, एकेवट, 47, यादव, अशोक, त्रिलोक, डीपे चौधरी, रोहितांश, बिल्कुल आप सभी का स्वागत है दिल खोलकर। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। बिल्कुल बिना किसी देर की क्लास का आगाज करेंगे एक मोटिवेशनल स्पीच के साथ कि बापू तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देख पूरा करके मैं दिखलाऊंगा। तो बिना किसी देर के क्लास का आगाज करेंगे। ओलंपिक झंडे में कितने रिंग्स होते हैं यह बताना है, कितने रिंग्स होते हैं और किस रंग के होते हैं वो भी साथ में देख लेंगे। ठीक है, बिल्कुल सर, बिल्कुल 5 रंग की होती है रिंग्स। कितने रंग की होती है? 5 रंग की होती है। कौन कौन से रंग की है उसकी बात कर लेते हैं। एक नाम सुना होगा, प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? लाहनी होते हैं। कौन से? लाहनी, यानी कि लाल, हरा, लाल, हरा और नीला, ये तो है प्राथमिक रंग। ठीक है, लाहनी। एक काला और पीला और जोड़ दो इसमें, काला और पीला, ये 2 और जोड़ दो, ये 5 रंग होते हैं आपके। ठीक है, ओलंपिक्स में 5 रिंग्स होती है अलग अलग कलर की। ठीक है, बिल्कुल सर, इस प्रकार जो रिंग्स बनी होती है उस झंडे में उसकी हम बात करें, जो आपके लाल, हरा, नीला, काला और पीला रंग की ये रिंग्स होती है। ठीक है मेरे शेर। और प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? लाहनी, यानी कि लाल, हरा, नीला प्राथमिक रंग होते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। गुड मॉर्निंग। फिर बात करेंगे 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा था? मोहम्मद चंदेल ने, मोहम्मद गजनवी ने, चंद्रगुप्त ने, या समुद्रगुप्त ने, या फिर अकबर ने? किसने लूटा था 1025 में सोमनाथ मंदिर को? बिल्कुल, एक बार सभी बच्चे दबा के शेयर भी कर दीजिए। देखें, बिल्कुल 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 बिल्कुल। जब अल-रुबीन आया था भारत में, अल-रुबीन ने जब अपनी यत्रंत यात्रा की थी, उस यात्रा के दौरान जो बखान किया गया था, जिसने पूरा वर्णन किया गया था, उस वर्णन के वृत्तांत में जिसमें लिखा था, जिसे प्रभावित होकर मोहम्मद गजनवी ने, मोहम्मद गजनवी ने 1025 में जो सोमनाथ मंदिर को लूटा था। ठीक है, बिल्कुल यह चीज आप ध्यान में रखना। बिल्कुल सर। और संपत्ति को लूटकर नष्ट भी किया था, वहां पे तोड़फोड़ भी की थी। फिर बात करेंगे इसके अगले क्वेश्चन की ओर कि निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध तैराकी चैंपियन है? नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु, उषा कुमारी या संदीप सेजवाल? कौन है सबसे प्रसिद्ध तैराकी चैंपियन? यह पूछा है, तो बता दीजिए एक बार सभी बच्चे कमेंट सेशन में। राइट ऑप्शन बिल्कुल एके, इक्की, यादव, पूनम, सोनम, बिल्कुल सोरनाथ, रोहितांश, बिल्कुल आप सभी का स्वागत है। आप सभी का दिल में नाम है, कोई दिक्कत नहीं है, बस मेहनत करते रहो, क्योंकि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती और बिना कुछ कहे जैसे कार नहीं होती मेरे लाडले। बिल्कुल सर, आपका राइट ऑप्शन है संदीप सेजवाल का राइट ऑप्शन होगा, जो प्रसिद्ध भारतीय तैराकी चैंपियनशिप है। ठीक है, नीरज चोपड़ा ने, जिसे आपके गोल्डन बॉय के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? गोल्डन, क्योंकि हर ओलंपिक में चाहे खेल में हो आपका गोल्ड मेडल लेके आता है ये लाडला, गोल्ड मेडल। ठीक है, इसीलिए इसको गोल्डन बॉय भी नाम से जाना जाता है। ठीक है मेरे सर, बिल्कुल। राष्ट्रमंडल खेल में भी अभी इन्होंने गोल्ड मेडल दिया है। बिल्कुल सर, उसके अभी हम चर्चा करेंगे आगे। बिल्कुल, जो करंट के क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, पीवी सिंधु बैडमिंटन खिलाड़ी है, सबको पता है, तो वे भी प्रसिद्ध है। बिल्कुल सर। फिर बात करेंगे इसके आगे, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? जापान, भूटान, ग्रीनलैंड या सिंगापुर? कौन है दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप? बिल्कुल छाप दीजिए एक बार सभी बच्चे कमेंट सेशन में। बिल्कुल, रोहित, अंकित, फौजी, अंकित, बिल्कुल आप सभी का नाम की जरूरत ही नहीं, बस आप मेहनत करो, यही बहुत काफी है। बिल्कुल, आपकी जो लगन है वाकई में काबिल तारीफ। एक बार सभी बच्चे दबा के शेयर भी कर दीजिए। देखे, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? जापान, भूटान या ग्रीनलैंड? बिल्कुल, एक बार सभी बच्चे शेयर कर दीजिए। देखें, बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी का राइट ऑप्शन है। दुनिया का सबसे बड़ा अगर द्वीप की बात करें तो ग्रीनलैंड है, वो आपका सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, बिल्कुल सर। फिर बात करेंगे इसके अलावा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था?
10 का हुआ, 11 का हुआ, 15 का हुआ या 14 का हुआ? कितने बैंकों का 69 में जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो कितनी बैंकों का हुआ था वो आपको बताना है। 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था वो आपको बताना है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए एक बार सभी बच्चे। बिल्कुल एक बार सभी बच्चे शेयर भी कर दीजिए। देखिए जितने भी बंदे जुड़े सभी बार शेयर करें भाई। बिल्कुल आप सभी का स्वागत है। बिल्कुल सर बिल्कुल 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में। ठीक है बिल्कुल सर। फिर बात करेंगे इसके अगले क्वेश्चन की ओर कि अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, विष्णु शर्मा, महात्मा गांधी या फिर कालिदास? जल्दी से फटाक से इसका भी राइट ऑप्शन बता दीजिए। देखिए कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, विष्णु शर्मा, महात्मा गांधी, कालिदास। बिल्कुल सभी बच्चे एक बार शेयर भी कर दीजिए। देखिए जितने भी बंदे जुड़े सभी बच्चे एक बार दबा के शेयर कर दे भाई। बिल्कुल सर बिल्कुल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अभिज्ञानम शाकुंतलम के लेखक कौन है? बिल्कुल बहुत बार एग्जाम में भी पूछा गया। ठीक है बिल्कुल सर बिल्कुल। एक बार जितने भी बंदे जुड़े सभी बच्चे शेयर भी करे दे भाई। अभिज्ञान शाकुंतलम बिल्कुल बिल्कुल सर महाकवि कालिदास की ये नाटक है, प्रसिद्ध नाटक है। बिल्कुल सर ठीक है बिल्कुल सर। इसके साथ ही बात करेंगे अपन रविंद्रनाथ टैगोर की जिन्होंने राष्ट्रगान लिखा था। किसकी रचना की थी? राष्ट्रगान की। बिल्कुल सर। फिर इन्होंने इसमें किस में संकलित किया गया था? गीतांजलि में। और गीतांजलि में के लिए इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। कब मिला था? 1914 में, 1913 में मिला था सॉरी। ठीक है बिल्कुल सर। इसके साथ ही बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान वो आपके रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। यह भी आपको ध्यान में रखना। दूसरी बात विष्णु शर्मा की एक प्रसिद्ध रचना है वो बहुत बार एग्जाम में पूछी गई। आपके क्लर्क में हो चाहे ट्रेडमैन में हो, दोनों में बहुत बार पूछी गई है विष्णु शर्मा की। तो पंचतंत्र जो एक रचना है इनकी जो बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, पंचतंत्र। ठीक है बिल्कुल। और गांधी जी के आपको ध्यान है? बिल्कुल सर। ये सबसे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना पंचतंत्र वाली। बिल्कुल सर। इसके अलावा बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके लिए कि बोली बोला में कितने खिलाड़ी होते हैं? बोली बोल में बिल्कुल थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, बिल्कुल इसको सही कर लेते हैं। ठीक है बोली बोल में कितने प्लेयर होते हैं? वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं यह आपको बताना है। तो जल्दी से फटाक से आंसर बता दीजिए एक बार। देखें वॉलीबॉल में बिल्कुल खिलाड़ी से रिलेटेड, चाहे खेल से रिलेटेड, चाहे ट्रॉफी से रिलेटेड आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? जल्दी से फटाक से आंसर बता दीजिए। देखिए एक बार सभी बच्चे। बिल्कुल सर। बिल्कुल सर बताइए। देखिए एक बार सभी बच्चे वॉलीबॉल में। बिल्कुल सर बिल्कुल 6 प्लेयर होते हैं वॉलीबॉल में। ठीक है। रग्बी फुटबॉल में पूछा जाए तो 15 होते हैं रग्बी फुटबॉल। ठीक है बिल्कुल सर। अगर सिर्फ फुटबॉल का पूछा जाए तो सिर्फ फुटबॉल में कितने होते हैं आपके? बिल्कुल सर सिर्फ फुटबॉल की पूछा जाए तो आपके सिर्फ फुटबॉल में मात्र फुटबॉल में 11 प्लेयर होते हैं। ठीक है 11 बिल्कुल। और 11 और किस में होते हैं गुरुजी? क्रिकेट में होते हैं। किस में होते हैं? क्रिकेट में होते हैं। ठीक है बिल्कुल सर। इसके साथ ही हॉकी में कितने होते हैं गुरुजी? हॉकी में भी 11 प्लेयर होते हैं। ठीक है 5 किस में होते हैं? बिल्कुल बास्केटबॉल में। 5 किस में होते हैं? बास्केटबॉल में कितने होते हैं? 5 होते हैं। बास्केटबॉल में 5 प्लेयर होते हैं। ठीक है बिल्कुल सर। साथ में लिख लीजिए। देखिए एग्जाम में बहुत बार ये पूछा भी जाता है मेरे शेर। ठीक है बिल्कुल सर बिल्कुल। इसके अलावा बात करेंगे अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके लिए कि सतह से सतह पर मारने वाली भारत की पहली बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है? आर्यभट्ट, अग्नि, पृथ्वी या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बता दीजिए। देखिए बिल्कुल नाम लेने की जरूरत नहीं है, बस आप सभी आंसर बताते जाओ। बिल्कुल आप सभी का नाम यहां दिल में छुपा हुआ है। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा उस दिन आपका स्वागत सत्कार किया जाएगा यहां पे बुलाकर। तब नाम नहीं, आपको खुद को पेस्ट किया जाए, खुद को वहां पे फेस टू फेस सबसे। ठीक है बिल्कुल सर बिल्कुल। ठीक है बिल्कुल बिल्कुल आप सबका राइट ऑप्शन आ रहा है। बिल्कुल सतह से सतह मारने वाली जो भारत की पहली बैलिस्टिक मिसाइल थी वो थी पृथ्वी। कौन सी थी? पृथ्वी थी। ठीक है बिल्कुल। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता वो साथ में लिखते जाना। बिल्कुल सर बिल्कुल सर। फिर बात करेंगे इसके अगले क्वेश्चन की ओर कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। जल्दी से बता दीजिए एक बार सभी बच्चे कमेंट सेशन में। बिल्कुल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है
मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, जल्दी से बता दीजिए। देखें, बिल्कुल सर, बिल्कुल मजदूर दिवस। ठीक है, बिल्कुल। एक बार में थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग हुई है शायद। ठीक है, 1 जून, 1 मई, या फिर 7 जुलाई, या फिर 23 दिसंबर? जल्दी से बता दीजिए एक बार सभी बच्चे कमेंट सेशन में राइट ऑप्शन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप सभी के लिए। दिवस से रिलेटेड आपके एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल बिल्कुल, एक बार सभी बच्चे शेयर भी कर दीजिए। देखिए, जितने भी दिवस है वो सारे याद करके आना है आपको बस। बिल्कुल, दिवस से रिलेटेड आपको हर बार पूछा जाता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, आपका इसका राइट ऑप्शन होगा 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, बिल्कुल सर। फिर बात करेंगे आपके 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। कौन सा? विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। ठीक है, बिल्कुल सर। इसके साथ ही बात करेंगे आपके 7 जुलाई को विश्व चॉकलेट दिवस, चॉकलेट दिवस मनाया जाता है। और फिर बात करें 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस है? किसान दिवस या फार्मर डे। बिल्कुल सर, ठीक है, बिल्कुल सर। फिर बात करेंगे एक बार अगले क्वेश्चन की ओर कि अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है? क्या अफ्रीका को कहा जाता है, एशिया को कहा जाता है, अंटार्कटिका को कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं? बिल्कुल बता दीजिए। देखिए एक बार सभी बच्चे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप सभी के लिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल अफ्रीका को कहा जाता है। और यह है आपका विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, बिल्कुल सर। इसके अलावा अगर इसके बारे में अगर और पूछा जाए तो एशिया जो पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है, पहला कौन सा है आपका? एशिया सबसे बड़ा है। ठीक है, दूसरा कौन सा है? अफ्रीका आपका दूसरा है। अफ्रीका को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। लिखते जाइए नोट्स के रूप में लगा के, नोट्स के रूप में लिखते जाइए। बिल्कुल सर, ठीक है, लिख लिया। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, सबसे 2 नंबर का बड़ा महाद्वीप अफ्रीका। ठीक है, दूसरी बात, अंध महाद्वीप किसको कहा जाता है? अफ्रीका महाद्वीप। 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। बिल्कुल सर, इसीलिए कहते हैं हम कि ये आज की क्लास है वो सुबह 7:15 वाली अति महत्वपूर्ण होती है लाडले। बिल्कुल, क्योंकि एक क्लास में आपके 4 क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके 3 एग्जाम में पूछा गया। एक में पूछा गया था सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया, हमने इसमें ऑप्शन में डाल दिया। दूसरा पूछा अंध महाद्वीप किसको कहा जाता है? अफ्रीका को कहा जाता है। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? वो भी अफ्रीका। तो 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, ये तीनों एक में डाल दिए। ठीक है, बिल्कुल सर। फिर बात करेंगे आपके काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? सफेद हाथी के लिए, हिरण के लिए, या गेंडों के लिए, या मोर के लिए? किसके लिए प्रसिद्ध है? सफेद, बिल्कुल, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। बिल्कुल, तो छाप दीजिए एक बार सभी बच्चे। बिल्कुल, देखो इस बार सिलेक्शन हो जाएगा, कोई बात नहीं। अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो इस बार आपका सिलेक्शन करवा देंगे। और जो शेष रिजल्ट बचे हैं उनका भी बिल्कुल जिक्र कर रहे हैं। शेष रिजल्ट जल्द आ जाएंगे, हो सकता है तो आज ही आ सकते हैं। बिल्कुल, जो भी शेष बचे हैं, बहुत कम रिजल्ट बचे हैं। और जो सेकंड फेज वाले बच्चे हैं वो तैयारी रखें भाई। बिल्कुल, उनकी भी बहुत मोटी वैकेंसी आने वाली है। बिल्कुल, तो आप भी तैयारी में जुझारू रूप से लगे रहो, आपको भी कहीं निराशा ना हो। बस इसीलिए हम कहते हैं बस मेहनत करते रहो, क्योंकि आप भी, आपके पास समय है। ठीक है, बिल्कुल सर, आपके एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे जल्द ही। बिल्कुल, सेकंड फेज आपका नवंबर में स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल सर, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान गेंडों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? गेंडों के लिए प्रसिद्ध है। साथ में लिखते जाए, जैसे बताते हैं क्वेश्चन को साथ में लिख लीजिए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के जो असम राज्य में स्थित है। कहां पे? असम में। अगर राज्य का पूछा जाए कि कहां पे, यह असम में है, भारत के असम राज्य में स्थित है। ठीक है, और गेंडों के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम। फिर बात करेंगे इसके अगले क्वेश्चन की ओर कि डेविस कप किस खेल से संबंधित है? रग्बी से है, बास्केटबॉल से है, फुटबॉल से है, या टेनिस से है? बिल्कुल, 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे, इसमें से दोनों अपन कवर कर लेंगे इसी में। ठीक है, तो बताइए क्या डेविस कप किस खेल से संबंधित है? छाप दीजिए एक बार सभी बच्चे। बिल्कुल सर, बिल्कुल, डेविस कप का बात करेंगे आपके टेनिस से संबंधित है। किससे? टेनिस से संबंधित। इसमें से एक क्वेश्चन और पूछा गया था सर, एक कौन सा पूछा गया था? वो लाडले पूछा गया था संतोष ट्रॉफी का। किसका?
संतोष ट्रॉफी का पूछा गया था। तो संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? आपके फुटबॉल से संबंधित है, जो एग्जाम में बहुत बार ये भी पूछा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, बिल्कुल सर। फिर बात करेंगे इसके अगले क्वेश्चन की ओर कि भारत और पाक के बीच जो शिमला समझौता पर हस्ताक्षर हुए थे, ये कब हुए थे? कम से कम 7 बार ये क्वेश्चन पूछा गया था आर्मी में, ठीक है। 1977, 1952, 1972 या 1962 कब किया गया था? भारत और पाकिस्तान में जो शिमला समझौता हुआ था वो कब हुआ था, उसके बारे में बताना है, भारत और पाकिस्तान के बीच में। बिल्कुल सर, बताइए। देखें एक बार सभी बच्चे का कमेंट आना चाहिए, देखें। बिल्कुल, रोहित, अंकित, सुधांशु, फौजी, अशोक, दिनेश, लाला, जितेंद्र, AK40, बिल्कुल आप सभी का राइट ऑप्शन है। इन 1972 यानी कि 1972 में भारत और पाक के बीच जो शिमला समझौता हुआ था, यानी कि 1972 में भारत और पाक के बीच शिमला समझौता पे हस्ताक्षर हुए थे। फिर बात करेंगे इसके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि टिप्पू सुल्तान कहां का शासक था? हैदराबाद का था, मैसूर का था, विजयनगर का था, या इनमें से कोई नहीं? बिल्कुल सभी बच्चे बता दीजिए। देखिए टिप्पू सुल्तान कहां का शासक था? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप सभी के लिए। तो जल्दी से फटाक से इसका आंसर भी बता दीजिए। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बिल्कुल टिप्पू सुल्तान, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप सभी बच्चे बता दीजिए। देखिए एक बार, बहुत ही अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, एक बार सभी बच्चे बताइए। देखें हैदराबाद, मैसूर, विजयनगर, या इनमें से कोई नहीं? टिप्पू सुल्तान। बिल्कुल सर, टिप्पू सुल्तान मैसूर का शासक था, ठीक है। साथ ही इसके बात करें इसके पिता की, इसके पिताजी का क्या नाम था? हैदर अली था, हैदर अली। यह भी एग्जाम में पूछा गया था टेक्निकल में कि हैदर अली किसके पिता का नाम था। निम्न में से ऑप्शन दिए गए थे जिसमें टिप्पू सुल्तान आपका राइट ऑप्शन था, ठीक है, बिल्कुल सर। इसके अलावा बात करेंगे आपके, ठीक है, पीछे वाला नहीं, बिल्कुल यहां समझौते से रिलेटेड एग्जाम में और पूछा जाता है आपके जो जितने भी समझौते हैं उन समझौतों को पूरा को याद रखना। जैसे ताशकंद समझौता हुआ था, तो ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1966 में हुआ था, यह भी पूछा गया था। तो उसी में साथ में ऐड कर लेना ताशकंद समझौता। ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1966 में। 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था, ठीक है। और पंचशील समझौता 54 में हुआ था। पंचशील, पंचशील समझौता कब हुआ था? 54 में हुआ था, ठीक है। ये तीनों चीज याद रखना। पंचशील 54 में, ताशकंद 66 में, और आपके शिमला समझौता हुआ था 1972 में। ये तीनों चीज इंपोर्टेंट है। और इसमें टिप्पू सुल्तान का हो ही गया था। टाइफाइड बुखार किसके द्वारा होता है? टाइफाइड वाला भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। क्या जीवाणु के द्वारा होता है, प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, विषाणु के द्वारा, या कवक के द्वारा? किसके द्वारा होता है? एक बार सभी बच्चे बता दीजिए। देखिए एक बार सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। देखें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप सभी के लिए। टाइफाइड बुखार किसके कारण होता है? बिल्कुल, एक बार सभी बच्चे शेयर भी कर दीजिए, जितने भी बंदे जुड़े सबका सभी शेयर कर दीजिए एक बार। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल आप सभी का राइट ऑप्शन है, जीवाणु के द्वारा यानी बैक्टीरिया के द्वारा। और बैक्टीरिया का नाम पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो उसका भी बता देते हैं, जो आपके किस में पूछा गया था? क्लर्क में पूछा गया था। तो साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया या जीवाणु, हिंदी में बोले तो जीवाणु, इंग्लिश में बोले तो बैक्टीरिया। साल्मोनेला टाइफी द्वारा होता है यह एक टाइफाइड बुखार जीवाणु के द्वारा, ठीक है, बिल्कुल सर। इस जीवाणु का नाम लिख लीजिए, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, साल्मोनेला टाइफी। फिर बात करेंगे इसके आगे की ओर कि क्षार स्वाद में कैसे होते हैं? नमकीन होते हैं, खट्टे होते हैं, या तीखे होते हैं, या इनमें से कोई नहीं? कैसे होते हैं एक बार सभी बच्चे छाप दीजिए। देखें एक बार, बिल्कुल बिल्कुल। क्या तुम शादी में बुलाना, मैं आऊंगा जरूर, कि निवाला ही सही पर खाऊंगा जरूर। बिल्कुल बिल्कुल आएंगे आपकी शादी में, पहले आप सिलेक्शन तो ले लो। बिल्कुल बिल्कुल, फौजी की शादी में आना है जरूर। बिल्कुल बिल्कुल सर,
ठीक है बिल्कुल सर। क्षार कैसे स्वाद में तीखे होते हैं, ठीक है बिल्कुल सर। और अम्ल कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। अम्ल कैसे होते हैं गुरुजी, खट्टे होते हैं स्वाद में, और जबकि क्षार होते हैं वो तीखे होते हैं, ठीक है बिल्कुल सर। इसके अलावा बात करते हैं अम्ल का जो पीएच मान होता है, पीएच मान कितना होता है, 0 से 7 तक होता है, यानी 7 से कम ही होता है, 6.9 तक, यानी कि 7 तक माना जाता है, जबकि 7 माना जाता है उदासीन का। किसका माना जाता है, उदासीन का पीएच मान कितना होता है, 7 माना जाता है, ठीक है बिल्कुल सर। अब बात करेंगे क्षार की, क्षार का पीएच मान कितना होता है गुरुजी, तो क्षार का पीएच मान की बात करें तो क्षार का पीएच मान होता है 7 से 14 होता है, ठीक है बिल्कुल सर। और उदासीन 7 किसका होता है, जल का पीएच मान होता है 7, ठीक है मेरे सर बिल्कुल सर। इसके अलावा अम्ल की बात करें तो अम्ल जो आपके अनिल नाम हमने आपको बताया था, क्या नाम बताया था गुरुजी, अनिल नाम बताया था आपने। अनिल यानी ऐसे बना अम्ल, नी से बना नीला, नी से बना गुरुजी नीला, ठीक है, और ले से बना लाल, क्या बना, लाल बना, ठीक है मेरे सर बिल्कुल सर। अम्ल वो होते हैं जो नीले लिटमस को लाल करते हैं। और क्षार की बात करें तो क्षार के बारे में हमने क्या बात की थी गुरुजी, क्षार वो होते हैं जो, शालिनी नाम की एक लड़की से बात हुई थी हमारी, तो क्षा से बना क्षार, ला से बना लाल, और नी से बना नीला, यानी कि क्षार वो कहलाते हैं, कि क्षार वो कहलाते हैं जो लाल लिटमस को नीला करते हैं। आ गया समझ में, बिल्कुल सर। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है जो आपके अम्ल से रिलेटेड एक चीज और पूछी जाती है आपके, कि जो पेट में जो आमाशय में होता है, कौन सा अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जिसका पीएच मान कितना होता है, 2 होता है। ये आपके रिलेशन में सेंटर वाली भर्ती में अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसको आप छाप के रखना। फिर बात करेंगे इसके आगे कि गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, 1/2 mv स्क्वायर, या फिर 1 mgh, या v बराबर IR, या फिर E बराबर mc स्क्वायर। क्या होता है गतिज ऊर्जा का सूत्र, वो आपको बताना, तो जल्दी से फटाक से आंसर दे दीजिए, गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है। बिल्कुल सभी बच्चे एक बार छाप दीजिए, देखिए गतिज ऊर्जा का सूत्र बताना है। बिल्कुल एक बार जितने भी बंदे जुड़े सभी बच्चे शेयर भी कर लीजिए, देखिए बिल्कुल सर, गतिज ऊर्जा का सूत्र, बिल्कुल सर बिल्कुल, 1/2 mv स्क्वायर। क्या होता है, 1/2 mv स्क्वायर गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है, ठीक है बिल्कुल सर। बात करेंगे आपके mgh की, mgh किसका होता है, इसके बारे में बताइए गुरुजी। तो इसकी बात करें आप mgh की, ये किसका होता है, स्थितिज ऊर्जा का, किसका होता है, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है। फिर बात करेंगे V बराबर IR, ओम का नियम, किसका होता है, ओम का नियम, ठीक है बिल्कुल सर, ओमला, ओमला कहलाता है। फिर बात करते हैं E बराबर mc स्क्वायर, जो आइंस्टीन की समीकरण कहलाती है, जो द्रव्यमान ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत भी कहा जाता है, इसे आप आइंस्टीन की समीकरण भी बोल सकते हो, आइंस्टीन समीकरण, ठीक है बिल्कुल सर, लिख लीजिए एक बार सभी बच्चे, बिल्कुल। फिर बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि पसीने का मुख्य उपयोग क्या है। 3 ही ऑप्शन दिए गए हैं आपको, केवल बी, सी और डी, यानी शरीर का ताप नियंत्रित रखने में, शरीर के विष पदार्थ को निकालने में, या त्वचा के छिद्र से गंदगी निकालने, या फिर अब आपको मैं दे देता हूं यहां पे ऑप्शन नंबर ई ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि ए यहां पे है नहीं, सभी, बिल्कुल सर। अब बता दीजिए, देखें एक बार सभी बच्चे जल्दी से कमेंट सेक्शन में राइट ऑप्शन इसका भी, बिल्कुल सर देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल छाप दीजिए एक बार सभी बच्चे, शेयर भी कर दीजिए, जितने भी बंदे जुड़े सभी बच्चे शेयर कर देंगे। बिल्कुल आपका भी राइट ऑप्शन है, बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है, ठीक है बिल्कुल, आप सभी का आंसर सही आ रहा है। शरीर का ताप नियंत्रित रखता है, दूसरी बात ठंडक भी महसूस कराता है, यह भी अगर यहाँ पे ठंड भी होता है, ठंड भी महसूस कराता है, जैसे यहाँ पे निकल जाती है तो ठंडक भी महसूस करवाता है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। बिल्कुल सर, मेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है कि गुरुजी बिल्कुल विष तो पदार्थ तो निकलता है, साथ में त्वचा से गंदगी भी निकलती है, जो छिद्रों पर गंदगी होती है वो भी तो निकलती है, बल्कि इसका राइट ऑप्शन होता है शरीर में जो ताप नियंत्रित रखना होता है।
ठीक है, बिल्कुल सर, क्योंकि आप पसीने में काम करोगे तभी तो वो बाहर निकलेगा, क्योंकि ताप नियंत्रित करना है उसको। अन्यथा आप रूम में बैठे रहते हो तो तब आपको पसीना थोड़ी ना आता है। अभी आपके पसीना थोड़ी नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो शरीर का तापमान वैसे भी नियंत्रित है, शरीर के अनुकूलन बाहरी वातावरण है, जो बाहरी वातावरण वैसा ही अनुकूलन आपके अंदर है, तो तापमान जो टेम्परेचर है वो बराबर इक्वल है, इसलिए बाहर पसीना नहीं आ रहा है। ठीक है, अभी धूप में काम करोगे, पावडर लेके खेत में जाओगे, फाड़ी कटोगे, है ना, पावड़े से काम करोगे, कुल्हाड़ी से काम करोगे, तब पसीना आएगा, क्योंकि आप वहां पे धूप से जो मेहनत करोगे और धूप होगी तो धूप से जो पसीना आएगा, क्योंकि शरीर और बाहरी जो इन्वायरमेंट है, जो वायुमंडल की तरफ से जो आपकी जो तापमान है वो नियंत्रित रहेगा। फिर झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या पॉलीग्राफ, पायरोमीटर, गायरोस्कोप या एनीमोमीटर? बिल्कुल सभी बच्चे एक बार इसका राइट ऑप्शन छाप दीजिए। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल एक बार सभी बच्चे छाप दीजिए, देखिए इसका जरूर आंसर दीजिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल आप सभी का राइट ऑप्शन है, बिल्कुल सर, बिल्कुल जी, बिल्कुल पोलोग्राफ आपका राइट ऑप्शन है। क्या होगा? पोलोग्राफ आपका राइट ऑप्शन 19 नंबर। ठीक है, बिल्कुल सर। इसके अलावा आपके एक जो अभी क्वेश्चन पूछा गया था आपके कलर्क में, जो हमने पहले भी बताया था आपका, स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप का। ठीक है, यह ध्यान में रखना, हृदय की धड़कन सुनने के लिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को घुमा घुमा के किसी भी पूछ सकता है। ठीक है, जो डॉक्टर कानों में डालता है उसको क्या बोलते हैं? स्टेथोस्कोप, जो किस काम में आता है? हृदय की धड़कन को सुनने के लिए। और हृदय की धड़कन कैसी होती है गुरुजी? लबडब होती है। कैसी होती है? लबडब, लबडब। ठीक है, बाहरी आलिंदों और नीले के कपकपटों की जो चिपकने और खुलने की आवाज आती है वो होती है लबडब, लबडब, लबडब। ठीक है, बिल्कुल सर। 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है गुरुजी? 72 बार धड़कता है। कितनी बार धड़कता है? 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। तो एक बार धड़कने में कितना समय लगा गुरुजी आपके? एक बार धड़कने में तो बिल्कुल सर 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 72 बार धड़का तो गुरुजी 0.8 सेकंड। कितने? 0.8 सेकंड लगते हैं। ठीक है, बिल्कुल सर। जैसे एक बार पंप करेगा, एक बार पंप करने में कितना रक्त निकलता है गुरुजी आपके? 70 ml रक्त निकलता है। ठीक है, बिल्कुल सर, एक बार पंप में, यानी कि 0.8 सेकंड में आपका 70 ml रक्त निकलता है। तो गुरुजी आपके 1 मिनट में, यानी कि 1 मिनट 60 मिनट में कितना ml रक्त निकलेगा? तो 70 × 60, 72 बार धड़का। बिल्कुल सर, तो आपके 5040 के लमसम। बिल्कुल सर, यानी कि लगभग 5 लीटर 1 मिनट में रक्त को पंप करता है हृदय। 1 मिनट में 5 लीटर रक्त को निकाल देता है, यह आपको ध्यान में रखना है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल 749। बिल्कुल, फिर बात करेंगे इसके, अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। ठीक है, बिल्कुल सर, थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे। शरीर का अंग पोलियो से प्रभावित होता है, यानी कि शरीर का कौन सा अंग है जो पोलियो से प्रभावित हो जाता है? क्या मस्तिष्क होता है, तंत्रिका तंत्र होता है, आंत होती है, या फेफड़ा होता है? बिल्कुल छाप दीजिए एक बार सभी बच्चे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप सभी के लिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल एक बार सभी बच्चे शेयर भी कर दीजिएगा और सभी बच्चे इसका आंसर जरूर बताएं भाई। देखते हैं इसका। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, तंत्रिका इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, और पोलियो आपके वायरस जनित रोग है। कौन सा है? वायरस जनित रोग है, जो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में पहुंचता है। दूसरी बात, जो रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी यानी कि आपकी कशेरुकदंड, ठीक है, उसमें बहुत सनी होती है, यानी कि क्षति पहुंचती है उसमें, उसमें काफी नुकसान होता है, दर्द होता है। रीढ़ की हड्डी में जो पिछली वाली कशेरुकदंड होती है उसमें काफी फर्क पड़ता है आपके पोलियो से। ठीक है, उसके साथ ही बात करेंगे रीढ़ की हड्डी में, तो रीढ़ की हड्डी जो जन्म के समय इसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। इसके अनुसार बात करेंगे वयस्क में, जब इंसान वयस्क हो जाता है धीरे धीरे उम्र के साथ, तब उसकी हड्डियों की संख्या कितनी हो जाती है? यहाँ पे 26 हो जाती है, क्योंकि नीचे वाली जो 5 हड्डियां हैं वो आपस में जुड़ जाती है, जो पूंछ वाली अस्थियां होती है और नीचे वाली। ठीक है, 33 से सीधी 26 हो जाती है, नीचे अस्थियां
जुड़ जाती है। इसीलिए बचपन में जो जन्म के समय 300 अस्थियां होती है और जो वयस्क होते होते 206 अस्थियां बच जाती है टोटल मनुष्य में। ठीक है, एक मनुष्य 1 माह का हो जाता है, जब मनुष्य 1 महीने का हो जाता है तो 217 अस्थियां हो जाती है, ये जुड़ जाती है, फिर जुड़ते जुड़ते लास्ट में 206 अस्थियां हो जाती है आपको। ठीक है, बिल्कुल सर, ये आपको याद रखना है। और विश्व में कितने देश है टोटल? 206 देश है। ठीक है, बिल्कुल सर, लिख लीजिए एक बार। फिर बात करेंगे आपके पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है? CaONH2KNO3। बिल्कुल सर, तो बताइए एक बार सभी बच्चे कि पोटेशियम का सूत्र क्या होता है? ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड NH2O NH2KNO3। बिल्कुल सर, यहां पे अगर एक ऑप्शन और देना है तो वो भी मैं देख सकता हूं आपको। KCl देख लीजिए, कैल्शियम क्लोराइड। बिल्कुल सर, यहां पे पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र पूछा है, तो बताइए देखिए एक बार पोटेशियम नाइट्रेट का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप सभी के लिए। बिल्कुल सर, KNO3 आपका राइट ऑप्शन होगा। क्या होगा? KNO3 आपका एकदम राइट ऑप्शन होगा, पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, बिल्कुल सर। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आपका, CO क्या होता है? ये आप कमेंट सेक्शन में बताना, CO क्या होता है। बिल्कुल सर, और एक था N2O, यह भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। इन दोनों का ध्यान में रखना, रिसर्च करना। ठीक है, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र भी क्या होता है? N2O होता है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो सबसे जहरीली गैस होती है। ये दोनों चीज ध्यान में रखना। बिल्कुल से रिपीटेड क्वेश्चन भी होता है। अब बात करेंगे ऑरेंज कौन सा रंग होता है? बिल्कुल आर्मी का क्वेश्चन है। बिल्कुल बहुत इजी क्वेश्चन है, एक बार आर्मी में ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इजी भी। बिल्कुल, तो बताइए क्या? नारंगी, हरा, बैंगनी या केसरिया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बार सभी बच्चे शेयर भी कर दीजिए। देखिए ऑरेंज का रंग कैसा होता है, देखते हैं इसका सबसे पहले कौन कौन आंसर देता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल नारंगी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्या होगा? नारंगी इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, हरा किसे होता है? ग्रीन का, GRWN ग्रीन। ठीक है, यह भी इंपॉर्टेंट है, अगर यह पूछा गया तो यह भी पूछा जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सर। इसके अलावा कौन सा दर्पण ऋणात्मक है? समतल, अवतल, गोलीय या उत्तल? कौन सा दर्पण है जो आपका ऋणात्मक हो, यानी कि नेगेटिव है? ठीक है, बिल्कुल, तो बताइए एक बार सभी बच्चे कौन सा है ऋणात्मक? ऋणात्मक का मतलब इसकी फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है। अब ऐसा मत समझना, क्या होती है जिसकी जो फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। क्या होती है? फोकस दूरी इसकी ऋणात्मक होती है मेरे सर। बिल्कुल सर, बताइए देखिए। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन और कौन कौन देता है। बिल्कुल सभी एक बार सभी शेयर भी कर दीजिए। देखें बिल्कुल सर, बिल्कुल एक बार सभी जितने भी बंदे जुड़े हैं सभी बच्चे शेयर कर दीजिए। देखिए देखते हैं, बिल्कुल सर एक बार जितने भी बंदे जुड़े सभी बच्चे शेयर भी कर दीजिए। देखिए बिल्कुल सर, बिल्कुल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप सभी के लिए, बहुत ही बिल्कुल सभी बच्चे एक बार शेयर करें। देखें फोकस दूरी, बिल्कुल। अब बात करेंगे ऋणात्मक की, तो अभिसारी दर्पण भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिसारी दर्पण भी इसे कहा जाता है। और बात करेंगे किसे कहा जाता है अभिसारी दर्पण? जी आपके अभिसारी दर्पण आपके अवतल दर्पण को कहा जाता है, और इसकी फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है। बिल्कुल। फिर बात करेंगे आपके उत्तल दर्पण की। किसकी? उत्तल दर्पण की। इसकी फोकस दूरी क्या होती है गुरुजी? इसकी पॉजिटिव होती है, और इसे क्या कहा जाता है? अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। ठीक है मेरे शेर, बिल्कुल सर एक बार सभी बच्चे शेयर भी कर दीजिए। देखिए जितने भी बंदे जुड़े सभी बच्चे शेयर कर लीजिए। बिल्कुल सर लिख लीजिए एक बार। उत्तल की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, अवतल की फोकस दूरी नेगेटिव होती है। दूसरी बात क्या होती है ऋणात्मक? इनकी फोकस दूरी होती है। अवतल को क्या कह देता है? अभिसारी, जबकि उत्तल को क्या कहा जाता है? अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। एक बार नोट्स के रूप में लिख लीजिए। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है। अवतल, अभिसारी,
क्या होता है, अवतल होता है अभिसारी, दर्पण भी कहा जाता है, और उत्तल को अपसारी भी कहा जाता है। पॉजिटिव होती है फोकस दूरी, जबकि इसकी होती है नेगेटिव। ठीक है, अगर इसका चित्र के बारे में पूछा जाए तो अवतल की कैसी होती है, इनके किनारे होते हैं जो मोटे होते हैं और मध्य में से आपकी सकड़ी होती है, जबकि उत्तल का को क्या होता है, मध्य में से मोटा होता है और किनारों से पतला होता है। इस प्रकार का होता है लेंस। ठीक है, बिल्कुल सर, उत्तल का किनारों से पतला और मध्य से मोटा होता है, जबकि उत्तल में क्या होता है, अवतल में आपके किनारों से मोटा और मध्य से पतला होता है। ठीक है, बिल्कुल सर, लिख लीजिए एक बार देखें। बिल्कुल सर, फिर बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि इनमें से सबसे चमकीला ग्रह किसे कहा जाता है। मंगल को कहा जाता है, शुक्र को, बुध को या बृहस्पति को। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। बिल्कुल सर, जो रिपीटेड क्वेश्चन है उन पे हम थोड़ी सी फोकस ज्यादा रखते हैं, क्योंकि जो रिपीटमेंट हो जाते हैं उन्हीं से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाने की संभावना रहती है। बिल्कुल सर, तो बताइए, देखिए बिल्कुल सर, सभी बच्चे छाप दीजिए एक बार, देखते हैं। सबसे चमकीला ग्रह किसे कहा जाता है। बिल्कुल रोहित, अंकित, फौजी, क्या कह रहा हूं, बिल्कुल 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 सही है आपका। ठीक है, किसको, बिल्कुल शुक्र को कहा जाता है, और राइट ऑप्शन इसलिए क्योंकि शुक्र को ही विनस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विनस भी शुक्र को कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल सर। मंगल किसे, मंगल को क्या कहा जाता है गुरुजी, मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लाल ग्रह। ठीक है, बिल्कुल सर। इसके अलावा शुक्र को सबसे चमकीला ग्रह, साथ ही में इसके भोर का तारा, भोर का तारा, सांझ का तारा, साय का तारा, सुबह का तारा, शाम का तारा, सभी तारे इसे कहा जाता है। यह आपको ध्यान में रखना। चमकीला भी सबसे ज्यादा होता है, सबसे गर्म ग्रह भी इसे कहा जाता है। शुक्र को ही सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है। सबसे गर्म ग्रह किसे कहा जाता है, आपके शुक्र को ही कहा जाता है। भोर का तारा, साय का तारा, सांझ का तारा, सुबह का तारा, सारे के सारे जितने भी तारे नाम है वो सारे शुक्र को कहा जाता है। आ गया कंप्लीट, बिल्कुल सर। इसके अलावा बात करते हैं गुरुजी, इसे गर्म क्यों कहा जाता है, चमकेला क्यों कहा जाता है, क्योंकि जैसे सूर्य होता है, क्योंकि सूर्य के नजदीक ग्रह कौन सा होता है गुरुजी, सूर्य के नजदीक तो कौन सा होता है, बुध होता है। कौन सा होता है, बुध होता है सबसे नजदीक, जबकि बुध के बाद में कौन सा होता है, शुक्र होता है, और शुक्र के बाद में कौन सा होता है गुरुजी, यहां पे पृथ्वी होती है। ठीक है, इस प्रकार होता है। तो यहां पे नजदीक तो बुध है, तो गर्म ये होना चाहिए, नहीं गुरुजी, क्यों गर्म इसलिए क्यों हो जाता है, क्योंकि सब सूर्य का एकदम नजदीक करनी पास होने के कारण इसका जो वायुमंडल है वो एकदम नष्ट हो जाता है, इसलिए इसे नहीं माना जाता, और शुक्र का सबसे गर्म माना जाता है, यानी से गर्म ग्रह या चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल सर। इसके अलावा पृथ्वी के निकट वापस कौन सा आ गया, सूर्य आ गया, सॉरी शुक्र आ गया, और शुक्र के बाद में बुध, बुध के बाद में आपका सूर्य आ गया। ठीक है, बिल्कुल। फिर बात करेंगे बुध ग्रह की, किसकी, बुध ग्रह की। ये रहा बुध ग्रह, जो सबसे छोटा ग्रह होता है, कौन सा होता है, सबसे छोटा ग्रह। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध ग्रह है। बिल्कुल सर। इसका जो वातावरण होता है, इसका वायुमंडल होता है, इसका जो चारों ओर का क्षेत्र होता है, जो परतें होती है वो नष्ट हो जाती है। किस वजह से, कि सूर्य के करने पास होने के कारण इसकी जो तपिश है उसके कारण इसका नष्ट हो जाता है। दूसरी बात, सूर्य की जो अध्ययन के लिए अभी इसरो के द्वारा एक लॉन्च किया गया था, इसरो के द्वारा परीक्षण चालू है अभी। ठीक है, किसके द्वारा, आदित्य L1 फर्स्ट, आदित्य L1 फर्स्ट के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल सर। कहां से किया जा रहा है गुरुजी, पृथ्वी से किया जा रहा है। किसे, पृथ्वी से मिसाइल भेजी गई है सूर्य पे। ठीक है, इसके द्वारा किया जा रहा है। ये आपके बिल्कुल बात करेंगे, पृथ्वी से सूर्य के मध्य की दूरी कितनी होती है गुरुजी, 15 करोड़ किलोमीटर। कितनी होती है, 15 करोड़ किलोमीटर। जबकि जो मिसाइल आदित्य L1 फर्स्ट है, यह आपकी पृथ्वी से मात्र 15 लाख किलोमीटर तक ही जाएगी, और वहीं पे जाके जो पृथ्वी की, जो सूर्य की जो परतें हैं, इन परतों का और इनकी जो यहां पे वातावरण का और इनकी तपिश का अध्ययन करेगी यहीं से, इस पॉइंट से ही। ठीक है, यह आपको ध्यान में रखना। दूसरी बात, बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति क्या है, सबसे बड़ा ग्रह है। क्या है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है, सबसे बड़ा ग्रह। ठीक है, बिल्कुल सर। अब लिख लीजिए एक बार सभी बच्चे, बिल्कुल सर, लिख लीजिए एक बार सभी बच्चे।
सबसे चमकीला ग्रह किसे कहा जाता है? बता दिया हमने, बिल्कुल सर, शुक्र को कहा जाता है, विनस भी इसे कहा जाता है, बोर का तारा भी इसे कहा जाता है, साई का तारा भी इसे कहा जाता है, सबसे गर्म ग्रह भी इसे कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल सर। गर्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी सूर्य के नजदीक होता है। पृथ्वी का वैसे भी, बुध का तो वैसे भी नष्ट हो जाता है वायु, क्योंकि एकदम इसके पास होता है सूर्य के। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति, सबसे छोटा बुध, मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। देख लिया, बिल्कुल सर। फिर बात करेंगे आगे आपके अल्बर्ट आइंस्टीन संबंधित है भौतिक विज्ञान से, रसायन विज्ञान से, वनस्पति या इनमें से कौन है? यानी कि फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री या फिर वनस्पति विज्ञान, यानी कि आपकी बॉटनी। ठीक है, बिल्कुल बता दीजिए एक बार सभी बच्चे देखें, अल्बर्ट आइंस्टीन किससे संबंधित है? बताइए, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल, हमने अभी बताया भी था, द्रव्यमान ऊर्जा जो समीकरण थी उसके लिए जाने जाते थे द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, जो अभी पहले आई थी ऑप्शन में, उसमें बताया था हमने द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। और समीकरण कौन थी? E बराबर mc², इसके लिए जाने जाते हैं। तो किस में संबंधित है आपके? जाहिर सी बात है, भौतिक विज्ञान से संबंधित है, यानी कि फिजिक्स से संबंधित है। ठीक है, जिसमें आपके द्रव्यमान ऊर्जा जो आपके मात्रक है, इनसे रिलेटेड जितने भी अध्ययन किया जाता है। रसायन विज्ञान में आपके केमिकल्स के बारे में, रिएक्शन के बारे में अध्ययन किया जाता है। और वनस्पति के अंदर अपनी जो पेड़ पौधे हैं उनका अध्ययन किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। जूलॉजी में, बिल्कुल जूलॉजी में प्राणी विज्ञान, यानी कि प्राणियों का अध्ययन किया जाता है, जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। बिल्कुल सर। फिर बात करेंगे, ये दोनों वनस्पति और जो प्राणी विज्ञान है, यानी कि बॉटनी और जूलॉजी आपकी बायोलॉजी की ही शाखा है, जीव विज्ञान की शाखा है। फिर बात करेंगे इसके आगे, पेट में किस अम्ल की मात्रा अधिक होने से एसिडिटी होती है? HCl, HNO3 या H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, या H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल। बिल्कुल सर, एक बार सभी बच्चे बताइए, देखिए NO2, बिल्कुल बताइए, देखिए एक बार सभी बच्चे, और शेयर भी कर दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आप सभी के लिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आमाशय में होता है, कहां होता है? आमाशय में, ऑक्जेटिक कोशिकाओं में। ऑक्जेटिक सेल होती है, उन सेल्स में होती है आपके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑक्जेटिक कोशिकाओं में। ठीक है, बिल्कुल सर। ठीक है, आमाशय में स्थित होता है, क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। ठीक है, बिल्कुल सर। इसका पीएच मान कितना होता है? हमने अभी पहले बताया था, आपका पीएच मान होता है 2, यानी कि प्रबल अम्ल होता है। जिसका पीएच मान 0 से 7 तक होता है वो अम्ल कहलाते हैं, और इसका मान 2 है तो यानी कि अम्ल है। और नजदीक है इसलिए, क्योंकि 7 की बात तो सार आ जाएगा, और शुरुआत 1 2 3 से आता है, क्या अम्ल होता है? 2 पे आ गए, 5 से आ गए, यानी कि प्रबल अम्ल है। क्या होता है? प्रबल अम्ल है। ठीक है, बिल्कुल सर। लिख लीजिए एक बार, लिखना चाहते हो तो। बिल्कुल, ये बहुत ही प्रबल अम्ल होता है, अगर हथेली पे एक बूंद भी रख दी जाए तो छेद कर देती है, क्योंकि जो आत्मा का आमाशय होता है उसमें, आमाशय में यह प्रथम भाग में स्थित होता है इसमें, और इसकी जो परतें होती है वो तो होती है क्षार की। ठीक है, और ये कौन सा होता है? आपका अम्ल होता है, और इसीलिए ये आपके शरीर के अंदर नष्ट या क्षति नहीं होती है, क्योंकि अम्ल और क्षार मिलकर यहां पे उदासीन की क्रिया हो जाती है। ठीक है, बिल्कुल सर। फिर बात करेंगे इसके आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, ओम का नियम। ओम का नियम कौन सा है? I बराबर VR, V बराबर IR, E बराबर MC², या M बराबर, या M² ठीक है, बिल्कुल M² यहां। ठीक है, बिल्कुल सर। तो बता दीजिए एक बार सभी बच्चे इसका राइट ऑप्शन। ओम का नियम बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आप सभी के लिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल, अभी हाल ही में क्वेश्चन भी आया था। बिल्कुल सर, V बराबर IR इसका राइट ऑप्शन होगा। AMC² अभी हमने देखा था, आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण थी।
आइंस्टीन वाली, ठीक है बिल्कुल। द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण, एम को द्रव्यमान से इंडिकेट किया है और ई को ऊर्जा से इंडिकेट किया है, ठीक है बिल्कुल सर। लिख लीजिए एक बार द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, लिख लिया बिल्कुल सर। फिर बात करेंगे इसके आगे कि गाजर में कौन सा विटामिन होता है, बिल्कुल इसका सभी आंसर बता दीजिए एक बार देखें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप सभी के लिए, बिल्कुल शेयर कर दीजिए एक बार, जितने भी बंदे जुड़े वो भी शेयर कर दीजिए देखें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप सभी के लिए। बिल्कुल सर बिल्कुल, बिल्कुल सर। गाजर में आपके विटामिन ए होता है, कौन सा होता है, ए होता है। इसके अलावा बात करेंगे ए की कमी से कौन सा होता है, रतौंधी। मैं रटा दूंगा आपको विटामिन जो इंपोर्टेंट होते हैं ना, सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, दिवस होते हैं, ट्रॉफी होती हैं, खिलाड़ियों के बारे में होता है, विटामिन के बारे में होता है, ये रटा दूंगा, चिंता मत करो आप। बस नींद में बोलोगे जैसे जगोगे कि किस में क्या होता है ना। बी की कौन से होता है, बी की कमी से बेरी बेरी, बी यानी बेरी बेरी, बी से बेरी, ठीक है बिल्कुल। सी से स्कर्वी, नाम से स्पोर्ट्स होता है, सी से स्कर्वी, ठीक है बिल्कुल सर। डी से रिकेट्स, और डी किससे प्राप्त होता है गुरुजी, धूप से होता है। धूप किससे, बिल्कुल सर धूप से प्राप्त होता है। डी से बना, डी के सर, और डी के सर मेहनत करते हैं, आपको फौजी बनाकर छोड़ेंगे, वो पसीना बहाते हैं, इसलिए विटामिन डी। आ गया समझ में, बिल्कुल सर। रतौंधी बहुत बार एग्जाम में ये भी पूछा गया, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, ए की, बेरी बेरी बी की, और सी का आपको बार बार मैं बता रहा हूं, ठीक है। जितने भी पीले फल है उन पीले फलों में आपके विटामिन सी होगा, जितने भी खट्टे फल है उन सभी खट्टे फलों में विटामिन सी होगा। इमली में खट्टा, इमली में कौन सा विटामिन होता है, सी होता है, ठीक है बिल्कुल सर। आपके खट्टे फलों में, पीले फलों में, सारे के सारे में सी होता है, ठीक है बिल्कुल सर। ई का आपको पता है सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है, या ई की कमी से बांझपन हो जाता है, के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, रक्त का थक्का, ठीक है। इसके अलावा विटामिन कितने प्रकार के होते हैं गुरुजी, विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो वसा में घुलनशील, और एक होता है जल में घुलनशील, वाटर में, और एक फेट में, वाटर और फेट में, ठीक है बिल्कुल सर। अब जल में घुलनशील कौन सा होता है गुरुजी, उसके बारे में याद कैसे किया जाता है, तो उसके बारे में एक ही ट्रिक है। कौन सी ट्रिक है, कि भैंस गई पानी में, जल को पानी तो बोलते हैं, तो भैंस गई पानी में, पानी यानी जल, तो और भैंस, भैंस को ही तो बोलते हैं अपन, ऐसा ही बोलते हैं कि भैंस गई पानी में, तो भैंस से बना बी और स से बना सी, यानी कि विटामिन बी और सी तो आपके जल में घुलनशील है, बाकी जितने भी शेष बचे विटामिन आपके वसा में घुलनशील है, यानी कि आपके ए आपका बी और सी जल में हो गया, डी ई और के, ये तो आपके सारे के सारे वसा में घुलनशील है, और जो आपके बी और सी आपके जल में घुलनशील है, भैंस यानी बी और से बना सी। आ गया समझ में, बिल्कुल सर। लिख लीजिए एक बार, दूध मांस अंडा पनीर में बिल्कुल सर बी होता है, बिल्कुल। फिर बात करेंगे इसके अगले क्वेश्चन की ओर कि वायु क्या है। वायु क्या है, यौगिक है, मिश्रण है, ठोस है, या इनमें से कोई नहीं। क्या है वायु, उसके बारे में एक बार सभी बच्चे बताइए देखें। बिल्कुल सर बिल्कुल, सबका आंसर आना चाहिए वायु के बारे में। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बताइए देखिए एक बार सभी बच्चे। बिल्कुल सर, वायु क्या है, मिश्रण है। कैसे है गुरुजी, इसमें आपके ऑक्सीजन भी होती है, इसमें आपकी नाइट्रोजन भी होती है, इसमें आपकी हीलियम भी होती है, इसमें आपकी CO2 भी होती है, इसमें आपकी कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, इसमें कार्बन भी होती है, जितने भी गैसें हैं सारी गैसें होती है, इसलिए सभी गैसों का मिश्रण होता है वायु में। आ गया समझ में, बिल्कुल सर। वायु से आपके पेड़ पौधे क्या लेते हैं, CO2 लेते हैं हम, और पेड़ पौधे छोड़ते क्या है, O2 को छोड़ते हैं। मनुष्य क्या लेता है, O2 को लेता है और CO2 को छोड़ता है।
कौन? मनुष्य। मनुष्य श्वसन के द्वारा CO2 को छोड़ता है, O2 को लेता है। जबकि पेड़ की बात करें तो पेड़ क्या करता है? भोजन के समय CO2 को लेता है और O2 को छोड़ता है। ठीक है, बिल्कुल सर। और इसीलिए कहते हैं रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए? क्योंकि रात में पेड़ क्या करते हैं? आपके O2 को लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। ठीक है, बिल्कुल सर। इसीलिए रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। बिल्कुल। फिर बात करेंगे इसके आगे, लोहे के जंग का सूत्र Fe2O3। ठीक है, बिल्कुल सर, ऐसा है Fe2O3 या फिर Fe3O4 या फिर FeS2 या FeCl। बिल्कुल बता दीजिए एक बार सभी बच्चे किसका इसका राइट ऑप्शन होगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल, आप सभी का राइट ऑप्शन। लोहे पे जंग का सूत्र क्या होता है? Fe2O3 होता है। ठीक है, ये क्या है? लैटिन भाषा का नाम है और फेरम, जिसे बाद में फेरस नाम दिया गया था, एपी से इंडिकेट किया गया था। किसे? एपी से इंडिकेट किया गया था। एपी यानी लोहा फेरस कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल सर, ये इसीलिए प्रसिद्ध है। ठीक है, लिख लीजिए एक बार, देखें इसको। ठीक है, फेरम कहा जाता है उसे फिर भी फेरस के नाम से भी जाना जाता है। फिर बात करते हैं इसके आगे अगले क्वेश्चन की ओर कि कोयले की खानों में प्राय विस्फोट करने वाली गैस कौन सी होती है? H2 होती है, CO होती है, वायु होती है, CH होती है। कौन सी होती है? एक बार सभी बच्चे इसका भी आंसर दे दीजिए। देखिए, कोयले की खानों में विस्फोट करने के लिए बिल्कुल सर क्या होती है? एक बार सभी बच्चे बताए। देखें, CH4 है यहाँ पे, H2, CO2 या फिर CO भी रख सकते हो, दोनों के बारे में फिर बात करेंगे। कोयले की खान में प्राय विस्फोट करने वाली गैस कौन सी है? बिल्कुल बता दीजिए एक बार सभी बच्चे राइट ऑप्शन। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, मीथेन गैस होती है। कौन सी होती है? मीथेन, CH4 होती है, यानी कि मीथेन। दूसरी बात, कोयले की खान के साथ इसके मीथेन गैस और किसमें प्रयोग की जाती है? आपके CH4 जो इंपोर्टेंट है, कौन से में? बायोगैस में। ट्रेडमैन का 10th का क्वेश्चन। बायोगैस में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जो प्रमुखतः मुख्यतः गैस होती है बायोगैस की, मीथेन। ठीक है, बिल्कुल सर। इनका ऐसे नाम क्रम से याद रखना चाहते हो तो ऐसे रख सकते हो, एथ, मेथ, प्रोप, ब्यूट, हेक्सा, पेंटा, हेक्सानोन, डेकेन, इस प्रकार क्रम से भी याद रख सकते हो। फिर बात करते हैं आपके गोली चलाने के बाद बंदूक के पीछे की ओर धक्का मारने से के नियम सा कौन सा है? जो न्यूटन की गति का तीसरा नियम है, दूसरा है, या पहला है, या पोल का नियम है? किस नियम के कारण जो गोली चलाने पे जो बंदूक से जो कंधे पे रख के बंदूक चलाई जाती है ना, बिल्कुल आप सभी फौजी हो, आप पे भी ये नियम लागू होगा। जब आप ट्रेनिंग पे जाओगे, फिर बॉर्डर पे जाओगे, तो बंदूक चलाओगे ना, तो बंदूक यहाँ पे कंधे पे लगा के फिर छोड़ोगे ना, तो कंधा पीछे की ओर जाएगा। जैसे बंदूक छोड़ोगे फिर कंधे की ओर जाएगा गोली छोड़ने पे। तो वो किस कारण जाता है? तो आपके जो कौन सी गति के कारण जाता है या कौन से नियम के कारण जाता है? बिल्कुल बताइए। देखिए, क्या न्यूटन की गति का प्रथम या द्वितीय या तृतीय नियम के कारण जाता है? बताइए, देखिए एक बार। बिल्कुल सर, क्रिया के फल स्वरूप प्रतिक्रिया, यानी कि क्रिया लगाई बाहर आगे की ओर गोली छोड़ने पे, वो आगे की तरफ जाएगी तो पीछे थोड़ा धक्का लगाएगी। क्रिया के फल स्वरूप प्रतिक्रिया वाला नियम कौन सा होता है गुरुजी? न्यूटन की गति का तीसरा नियम होता है। ठीक है, बिल्कुल सर। इसी प्रकार बात करते हैं निम्न में से डॉप्लर इफेक्ट से संबंधित है क्या? ध्वनि से, चुंबकत्व से, कैंसर से, या इनमें से कोई नहीं? किस से संबंधित है आपकी डॉप्लर इफेक्ट? बिल्कुल सभी बच्चे बता दीजिए। देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के लिए। बिल्कुल, डॉपलर प्रभाव भी ऐसे, डॉपलर इफेक्ट ऐसा भी लिख सकते हो, डॉपलर प्रभाव। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे
इफेक्ट को प्रभावी कहा जाता है। तो ध्वनि से है, चुंबकत्व से है, कैंसर से या कोई नहीं से? बिल्कुल सर, ध्वनि से है। क्या है? ध्वनि से संबंधित है, जो श्रोता और श्रोता के मध्य जो आवाज सुनने के मध्य काम में लिया जाता है, यानी कि ध्वनि स्रोत और जो श्रोता के मध्य जो अपेक्षित गति होती है, और श्रोता को ध्वनि जो सुनाई पड़ती है और इसकी आवृत्ति मूल आवृत्ति से कम या अधिक होती है, और इसी को डोपलर प्रभाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डोपलर प्रभाव कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल सर। टेंडल प्रभाव, टेंडल प्रभाव आपके जो रूम होता है, जैसा कि रूम में यहां पे जो बार साथ लगा होता है, जिसे उसमें जो रोशनी आती है सूर्य की किरणें, और वो सीधी दीवार पे पड़ती है केवल उसी उतनी दूर पे, और जो गोल राउंड का सा बन जाता है ना, इसे ही कहा जाता है आपका टेंडल प्रभाव। ठीक है, टेंडल इफेक्ट। फिर बात करेंगे इसके आगे कि संक्रामक रोग कौन सा है? एनीमिया है, रेबीज है, प्रकाश है, या इनमें से कोई नहीं? बिल्कुल छाप दीजिए, एनीमिया रोग या संक्रामक रोग कौन सा, यानी एनीमिया है, रेबीज है, प्रकाश है, या कौन सा है? एक बार सभी बच्चे बता दीजिए, देखें। बिल्कुल 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 सर, रेबीज आपका राइट ऑप्शन होगा, जो कुत्ते के काटने से होता है। किसके? कुत्ते के काटने से। ठीक है, इसके साथ ही रेबडो वायरस, वायरस का नाम पूछा जाए तो आपको रेबडो वायरस होता है, जो बहुत ही संक्रामक रोग है। ठीक है, बिल्कुल सर, इस वायरस का भी नाम याद रखना आप। ठीक है, और कुत्ते के काटने से होता है, और ये रेबडो वायरस आपके केंद्रीय जो तंत्रिका तंत्र होता है, जो मस्तिष्क में जो सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, उसमें सबसे ज्यादा लॉस होता है तंत्रिका तंत्र का, तंत्रिका तंत्र का। ठीक है, बिल्कुल सर, लिख लीजिए एक बार। बिल्कुल बिल्कुल, लार जो कुत्ता, पागल कुत्ता काट जाता है, या पागल कुत्ता होता है, जिसकी लार पड़ती है ना, उस लार से ही होता है वैसे तो। ठीक है, ऐसा भी पूछ सकते हैं कि कुत्ते की लार से होने वाला रोग कौन सा होता है? रेबीज रोग होता है। ठीक है, बिल्कुल सर। फिर बात करेंगे इसके अगले क्वेश्चन की ओर कि 64, 72, 48 से 24 का लेस क्या होगा? ठीक है, 400, 420, 555, 570 क्या होगा? एक बार सभी बच्चे बता दीजिए। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एलसीएम लेना है, लेसअप है, लेसअप और मैसअप होता है ना, तो एलसीएम का पूछा है। बिल्कुल सर, जल्दी से बता दीजिए, एकदम इजी सा क्वेश्चन है, एलसीएम। ठीक है, बिल्कुल सर। कितना है? 64, 72, 48 और 24। जल्दी से निकाल लीजिए, पहले 2 से निकाल दीजिए, फिर 3 से निकाल दीजिए, फिर 4 से निकाल दीजिए, और फिर 5 से निकाल दीजिए, और इसका सीधा ही राइट ऑप्शन लगा देते हैं आप 576 बिना किसी देरी के, क्योंकि यहां पे लगाओगे सीधा 2 से भाग लगाना है, और फिर लास्ट में सबको वहां पे काउंट करना है, तो 576 होगा। जैसे 2 का जोड़ा बनता है, तो 2 × 2 है, तो इसको 1 उठा लेना यहां से, फिर अगर 3 × 3 है तो उसमें से 1 जोड़ा उठा लेना। ठीक है, इस प्रकार 576 इसका राइट ऑप्शन होगा। फिर बात करेंगे 0.5, फिर आपके 0.05 और 0.005, तो इनका जोड़ क्या होगा? बिल्कुल बताइए, देखिए एक बार सभी बच्चे, इसका राइट ऑप्शन। बिल्कुल, पहले पॉइंट नहीं है यहां पे। ठीक है, 0.5 है। जल्दी से बताइए, देखिए एक बार, कौन इसका राइट ऑप्शन देता? देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, ठीक है, देख लेते हैं क्या है। पहला कौन सा है? 0.5, फिर क्या है? 0.05, फिर क्या है? 0.005, 005 है ना, 005। ठीक है, काउंट किया गुरुजी, 5, यहां पे भी 5, और यहां पे भी 5। बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन है लाडले, बिल्कुल 0.555 आपका राइट ऑप्शन होगा, तो ब ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, बिल्कुल सर। फिर बात करते हैं इसके आगे अगले क्वेश्चन की ओर कि एक किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है। कितने दिन में करता है? एक किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। ठीक है, बिल्कुल सर। तो एक किसी काम को करता 15 दिन में, उसी प्रकार करता है तो बी उसी काम को 20 दिन में करता है। बी किसी दिन को 30 दिन में, सॉरी कितने दिन में? 30 दिन में करता है। तो दोनों मिलकर उसे कितने दिन में कार्य को पूर्ण करेंगे, और बी दोनों मिलकर इसे कितने दिन में करेंगे? यानी कि ये 15 में करता है, ये 30 में करता है। यानी कि अगर इसे देखा जाए तो आपका 1/2, अगर अनुपात में देखा जाए तो 1/2 हो जाता है कि 15 × 2 = 30,
ये इसका डबल हो जाता है, बिल्कुल सर। तो इस प्रकार डबल हो जाता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे यह आपको बताना है। तो 1 मिनट का आपके पास समय है, मात्र 10 सेकंड का, सॉरी। अब बताइए, देखिए दोनों मिलकर इसको कितने दिन में पूर्ण करेंगे, बिल्कुल बताइए। देखिए एक बार बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप सभी के लिए, तो छाप दीजिए एक बार सभी बच्चे। ठीक है, बिल्कुल सर। एलसीएम ले लीजिए पहले, बिल्कुल एलसीएम ले लिया तो 15 और 30 का एलसीएम कितना हुआ गुरुजी 30 हुआ। दोनों को काउंट कर दिया, कितना हुआ 1 और 2 गुरुजी 3 हुआ। 3 का भाग दिया गुरुजी, आया कितना 10 बार, कितना हुआ 10 बार। तो 10 दिन इसका राइट ऑप्शन होगा, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन। फिर बात करते हैं आपके किसका 70% 210 होगा, यानी कि किसका 70% 10 होगा, यानी कि किसी का 70% है वो 210 है। ठीक है, तो उसी प्रकार निकाला है। तो पहले आपका एक का निकाल लीजिए, तो एक का कितना प्रतिशत होगा, उसी प्रकार आपका टोटल प्रतिशत निकालना है। 310, 400 या 300 या इससे आपके 380 क्या होगा, एक बार सभी बच्चे इसका राइट ऑप्शन जल्दी से बता दीजिए। देखिए 70% बराबर 210, तो 1% बराबर क्या होगा 210 बटा 70, कितना होगा 210 बटा 70। एक निकाल दिया तो ऊपर चला गया 210, नीचे क्या आ गया बटे में 70, प्रतिशत हटाया गुरुजी 100। ठीक है, बिल्कुल सर। अब निकाल सकते हो आप आराम से, 0 से 0 निकाल के भी काट सकते हो। 210 वापस आया, 210 से वापस 7 3 21, बिल्कुल सर क्या आएगा 700। वापस काटो, देखिए एक बार सोल्व कर लो इसको, बिल्कुल सर, बिल्कुल 7 3 21, 310 आपका राइट ऑप्शन हो जाता है। तो 310 का 70% कितना हुआ 210 हो जाता है। आ गया समझ में, बिल्कुल सर। फिर बात करेंगे इसके अगले क्वेश्चन की ओर। यदि एक वृत्त की परिधि 550 है तो वृत्त की त्रिज्या क्या ज्ञात करनी है, यानी त्रिज्या r ज्ञात करनी है। और वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है 2 पाई r होता है, क्या होता है 2 पाई r। तो यहां पे दे रखा है पाई का मान आपका 22/7 होता है, r आपको ज्ञात करनी है और परिधि आपको 550 दे रखी है। बिल्कुल, अब बता दीजिए, देखिए एक बार जल्दी से फटाक से इसका आंसर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बिल्कुल सर, ये ऊपर चलाएगा, बिल्कुल बिल्कुल 550 ऊपर गया, ठीक है 550 इंटू 7, ठीक है। फिर नीचे कौन सी संख्या बची है 2 इंटू 22, कितने बची 2 इंटू 22। सोल्व कर लो एक बार, अगर काट सकते हो तो काटना, यहां सीधा 550 को 7 से गुना कर लो और 2 को 22 से, यानी यहां से 44 को कर सकते हो। अगर यहां पे देखा जाए तो 550 इंटू 7 बटा 44, ठीक है, इस प्रकार भी काट सकते हो आप। ठीक है, बिल्कुल सर, तो काट लिया, बिल्कुल पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, 8.7.5 बिल्कुल 87 हो गया, तो 87 आ गया तो जाहिर सी बात है आगे 87 इसमें 0.5 तो हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सर। फिर बात करेंगे इसके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 14 पारियों में 30 के औसत से रन बनाता है। क्या करता है, एक क्रिकेट खिलाड़ी है वो एक 14 पारियों में, एक क्रिकेट खिलाड़ी 14 पारियों में 30 की औसत है, 14 पारियों में 30 की औसत से रन बनाता है, ताकि उसकी अब अगली पारी में वो कितने रन बनाए ताकि उसके औसत 32 हो जाए, ये पूछा है। तो पहले तो 14 पारियों में 30 के औसत से रन बनाए, तो पहले तो 14 को 30 से गुना कर दो तो उसका टोटल औसत आ जाएगा। ठीक है, 0 से 0 गया, बिल्कुल 4 3 12 का दुआ, हाथ की 1 3 और 1 4, यानी कि 42, यानी कि पर आपके टोटल इसके कितने हो जाते हैं गुरुजी 420 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं आपके 4 3 12 का दुआ, हाथ की 1 4 3 और 1 4, 420 हो जाता है, यानी कि टोटल इसके 420 रन हो जाते हैं यहां पे। अब इसको पूछा है 15वीं पारी में कितने रन बनाए, ठीक है, ताकि 32 का औसत हो जाए। यही तो पूछा है कि अगली पारी में वो कितने रन बनाए ताकि उसका 32 रन हो जाए। तो 15 को पहले 32 से गुना कर लो, ठीक है, बिल्कुल सर। तो यहां से 5 2 10, एक हाथ का 2 1 3, ठीक है, बिल्कुल उसी प्रकार यहां से 5 3 15, 15 का 5 हाथ के 1 3 1 4, यहां पे कितना हुआ 4 8 0, 480।
कितना हुआ? 480 हुआ। ठीक है, बिल्कुल सर। अब 480 में से एक पारी का निकालना है कि 32 का रन हो जाए औसत, तो कितना रन बनाना था? 480 माइनस 420, 420 में से 480 गए गुरुजी, कितने बचे? 60 बचे। यानी कि उसे अगर अगली पारी में, आपकी जो 15वीं पारी होगी, उस 15वीं पारी में अगर 60 रन बनाएगा, तब उसका औसत कितना हो जाएगा आपका? टोटल आपका औसत बन जाएगा 32 रन हो जाए, ताकि 480 हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल सर। देख लीजिए एक बार, देख लीजिए एक बार, देखें सभी बच्चे। ठीक है, एक पारी में उसमें 60 रन नहीं तो हुआ? बिल्कुल सर। तो कितना हो गया एक पारी का? 60 रन हो गया। अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि वो 60 रन हो जाए? ठीक है, बिल्कुल सर। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 240 रुपए में बेचता है। कितना? 240 रुपए में एक वस्तु को वो बेचता है। एक दुकानदार एक वस्तु को 240 रुपए में बेचता है। बिल्कुल सर, 240 रुपए में बेचता है। यदि उसे 20% की हानि हुई, यानी कि 240 रुपए की वस्तु को 20% हानि यानी कि 80 में बेचता है, तो 20% हानि, यदि उसे 10% लाभ पर बेचता है, यानी कि 100 की चीज को 10% लाभ पे बेचता है, तो यानी 110 पे बेचता है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? तो इसको निकाल सकते हो यहां से। बिल्कुल सर, 0 से 0 निकाल कर सकते हो और यहां से शॉर्ट भी कर सकते हो। बिल्कुल, अब 240 को 10 यहां से गुना करके भी निकाल सकते हो। 24, बिल्कुल 30 यहां 100। बिल्कुल सर, कितना हुआ? बिल्कुल, अब निकाल दीजिए। देखिए एक बार शॉर्ट सा तरीका आपके लिए।